कटनी में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार के पलटने से 3 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। रायसेन में बड़ा रेल हादसा होने से टला आंधी तूफान से वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की में घुसा रॉड, बाल बाल बचे यात्री। इंदौर में दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, आग से जलकर गाड़ियां हुई खाक। बैतूल में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया कैदी हुआ फरार, भागने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में स्मार्ट सिटी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा, मेट्रो परियोजना में टर्की की कंपनी को मिले ठेके का जताया विरोध, ठेका निरस्त करने की मांग। फुले फिल्म पर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने की फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग, बीजेपी पर सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करने का लगाया गंभीर आरोप, बीजेपी बोली कोई भेदभाव नहीं करती सरकार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। तो अब से अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान टर्की को पाकिस्तान की मदद करना बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में टर्की के खिलाफ आर्थिक रिश्ते खत्म किए जाने की अब पूरे देश से वकालत हो रही है और कांग्रेस ने भोपाल इंदौर में मेट्रो परियोजना में टर्की की कंपनी को 186 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए प्रदर्शन के इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने अपने तमाम समर्थकों के साथ स्मार्ट सिटी के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। पीसी शर्मा ने कहा है कि टर्की की कंपनी का ठेका निरस्त करने की मांग की गई है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के टेंडर टर्की की कंपनी को ऑफसेट प्राइस से कम में दिए गए हैं, जबकि ये वही देश है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यह ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। तुर्की वो देश है, वो देश भारत का विरोधी है। इसने पाकिस्तान का अभी 3 दिन का जो संघर्ष हुआ उसमें ड्रोन और मिसाइल दिए, उससे अटैक हुआ हिंदुस्तान की सेनाओं पे अटैक हुआ। ये तुर्की के जो है ये निकाले जाएं, ठेका निरस्त किया जाए, पूरा उसका जब्त किया जाए और 7 दिन के अंदर वो बताए और जिसने शिकायत किया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना प्रदर्शन करेंगे 7 दिन के बाद। से 230 करोड़ का ठेका था और 186 करोड़ में दिया है, तो सरकार ने अपने न्यूनतम ऑफसेट प्राइस से क्यों दिया? मतलब किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आप ठेका दे रहे हो। और वही तुर्की जो जिसने अभी पाकिस्तान के साथ मिलके उसके हथियार हमारे देश की सेना पे गिरे, तो क्या ऐसे लोगों को आप ठेका देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी चुप क्यों? इस पर तत्काल ठेका निरस्त होना चाहिए। तो देखिए, इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अधिकारियों से इसकी जांच कराने के लिए पहले ही कह दिया गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो ठेके को बकायदा निरस्त कर दिया जाएगा। तो वही भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी कंपनी के ठेके को निरस्त किए जाने की मांग की है, सुन लेते हैं। एक कंपनी है जो टिकटिंग का काम करेगी इंदौर भोपाल के बीच में, हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि वो कंपनी में टर्की के शेयर हैं। तो ऐसी कंपनी जो टर्की के साथ काम करती है और हमारे देश में बिजनेस करें, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि इसका परीक्षण करें और टर्की कंपनी है तो उससे कैसे हम बंद कर सकते हैं उसके बारे में परीक्षण करें। भोपाल के सांसद के नाते कहना चाहता हूँ कि तुर्की को कंपनी को मेट्रो का जो काम दिया गया है उसको निरस्त करना चाहिए, वो तत्काल निरस्त करना।
राजधानी भोपाल में आम के तमाम व्यापारियों ने टर्की के साथ बिजनेस को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। भोपाल के जवाहर बाग से बड़ी संख्या में लगभग 500 क्विंटल से ज्यादा की खपत टर्की को भेजी जाती थी, जो अब व्यापारियों ने पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने जिस ड्रोन से हमला किया था वो टर्की कंपनी का बताया जाता है। तब से देश भर के लोग टर्की का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। और क्या कहना है इन तमाम व्यापारियों का, कितने आम का एक्सपोर्टेशन बंद किया गया है, इसका जायजा लिया है हमारी IBC 24 संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। राजधानी भोपाल के आमों का स्वाद अब टर्की के लोग नहीं चख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हमला किया और जो ड्रोन इस्तेमाल हुए, उन ड्रोन्स में टर्की के ड्रोन्स होने के निशान पाए गए, सबूत पाए गए। इसको लेकर पूरे देश भर में जो टर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के एक आम बगीचे में। इस आम बगीचे की खासियत है कि यहाँ पर 20 से अधिक किस्म के जो आम होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। और अब यहाँ के कारोबारियों ने ये निर्णय लिया है कि वो ये आम टर्की सप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर जो अलग अलग वैरायटीज़ के आम सप्लाई किए जाते थे, 500 क्विंटल के जो आम टर्की तक पहुंचाए जाते थे, वो अब सप्लाई होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कारोबारी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहानी है, कब से हम टर्की को जो आम है एक्सपोर्ट कर रहे थे? मैं वर्ष 2009 से अब टर्की को आम एक्सपोर्ट कर रहा था और भिन्न भिन्न देशों के अंदर मेरा आम जाता था। लेकिन इस वर्ष जब ये पाकिस्तान ने कायराना हमला किया और उसकी टर्की ने निंदा नहीं करते बल्कि उसका साथ दिया, तो मैंने भी ये फैसला लिया कि मैं इस वर्ष अपने आम उन देशों को नहीं भेजूंगा जिसने आतंकवाद का और पाकिस्तान का समर्थन दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो कारोबारी हैं उनका यही कहना है कि जो हमारे साथ गलत करेंगे और जो गलत का साथ देंगे, हम उनके साथ कोई भी मैत्री संबंध नहीं रखेंगे, भले ही हमें थोड़ा नुकसान सहना पड़े। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो देखिए, इंदौर में बांग्लादेश और चीन से आयात कपड़े अब नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि चीन और बांग्लादेश की भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ गारमेंट एसोसिएशन ने इन दोनों देशों के कपड़ों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी व्यापारी चाइना, बांग्लादेश से आए हुए कपड़ों को बेचेगा उस पर 1,11,000 रुपए का जुर्माना बाकायदा लगाया जाएगा और ये जुर्माने की जो राशि है वो भारतीय सेना को समर्पित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण फैसले के समर्थन में तमाम व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन भी किया है, जिसका जायजा लिया है हमारे IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर के कपड़ा व्यापारियों ने एक नई पहल की। इंदौर के कपड़ा व्यापारियों ने अब चीन और बांग्लादेश के कपड़ों को न बेचने का निर्णय लिया है और इसके लिए इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन जो है वो आगे आया है। पूरे बाजार में इसके लिए हर दुकान पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जो भी दुकानदार अब इन चीन और बांग्लादेश में बने कपड़ों को बेचेगा उस पर एक जुर्माना जो है वो भी किया जाएगा। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने ये पहल की और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आप लोगों ने बहिष्कार किया है चीन और बांग्लादेश के कपड़ों का, किस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं और क्या मुहिम चलाएंगे? देखिए, जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ भारत की जनता खड़ी होना जानती है। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा भारत खड़ा है और इस फैसले से भारत की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी, स्वदेशी व्यापार बढ़ेगा। चीन और बांग्लादेश का हम पूरी तरह बहिष्कार कर रहे हैं। हमने बड़े फैसले के साथ एक निर्णय लिया है कि हमारी 600 दुकानें कोई भी बांग्लादेश और चीन का कपड़ा नहीं बेचेगी। जो भी कुछ हमारे पास रखा उसको भी डिस्टाई करा देंगे हम। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से डिस्टाई का प्रोसेस हमारा अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा और 1,11,111 रुपये का आर्थिक दंड रखा है। ये दंड की राशि अगर आती है तो ये राशि भारत की सेना को समर्पित की जाएगी, भारत की सेना के चरणों में रख दी जाएगी। लग रहा है कि इसके बहाने जो है मेक इन इंडिया का नारा जो मोदी जी ने दिया था उसको भी मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे भारत की मजबूती होगी, स्वदेशी व्यापार बढ़ेगा, स्वदेशी खजाना बढ़ेगा, हम लोग मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा। हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि बांग्लादेश और चाइना का कपड़ा नहीं बिकना चाहिए। जो हम बनाते हैं, जो गुणवत्ताओं के आधार पर हम खड़े होते हैं, वही होना चाहिए। तो इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने पहल की है और अब चीन और बांग्लादेश के कपड़ों का विरोध जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।
जीआईटी कॉलेज लव जिहाद मामले में भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आलोक शर्मा ने कहा है कि लव जिहाद करने वालों के पास खाने के लिए तो पैसे नहीं आए, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे। आखिर ये पैसा उन्हें कौन मुहैया करा रहा था? सांसद ने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूट को लव जिहाद के लिए फंडिंग आखिर कहां से हो रही है। इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी बात की जाएगी। बताते चले कि जीआईटी कॉलेज लव जिहाद मामले में महिला आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और जांच रिपोर्ट में सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में लव जिहाद के लिए गलत तरीके से फंडिंग का जिक्र हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी की सरकार है, महिला आयोग को दबाव डालकर सही तरीके से जांच करने देना चाहिए। उनका कहना है कि महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा भी होनी चाहिए। से बोलता ही रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लव जिहाद के लिए एक बड़ी फंडिंग की जा रही है। ये रईस मियाँ, छोटे मियाँ, कल्लू मियाँ, फत्तू मियाँ, इनके घर तो जाकर देखिए, खाने तक को नहीं है, पर इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? कहीं ना कहीं देश के अंदर इस प्रकार से लव जिहाद को प्रशिक्षण देने के इंस्टीट्यूट चल रहा है, उनकी जांच होना चाहिए। और महिला आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है, समझते जितने महिला आयोग है या संवैधानिक आयोग है, क्या इनको निष्पक्ष काम करने दे रही है सरकार? इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। देश के अंदर कोई भी रिपोर्ट कब मैनिपुलेट हो जाए पता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर में बात करने जा रहे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक खत लिखा है। मसूद ने खत में लिखा है कि कर्नल सोफिया के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये जवाब लेकर सांसद जाएं, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सांसदों से यह भी पूछा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी के एक मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर बीजेपी ने आखिर क्या एक्शन लिया है। इधर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह ने आरिफ मसूद के पत्र पर जिस तरह से उन्होंने जवाब पूछा है, उस पर पलटवार भी किया है। सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल पे ये इशू बहुत हाईलाइट रहा है कि एक रूलिंग पार्टी के एक मंत्री ने एक उस सेना अधिकारी पे जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड करा, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, तो उस पर आपका क्या जवाब होगा? तो अगर वहाँ सवाल आया कि क्या रहा, तो आपको जवाब भारत सरकार से पूछना चाहिए। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में जाके भारत के पक्ष को रखने जा रहा है, तो राहुल गांधी हो चाहे उनकी पार्टी के अन्य नेता हो, केवल और केवल उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस की राजनीति निंदनीय है, इसीलिए जनता कांग्रेस पार्टी को लगातार नकार रही है। यूपीएससी में चयनित प्रदेश के विद्यार्थियों का सम्मेलन समारोह भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में मध्य प्रदेश के 60 चयनित उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश ने देश को इतने अधिकारी दिए हैं। हिंदी भाषा के लोग इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खुशी की बात तो यही है। खुशी की बात यह भी है कि संस्कृत, हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट से क्वालिफाइड कर उदाहरण को भी स्थापित किया गया है। हम पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग का इंतजाम किया करते थे। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए सरकार आगे और काम करेगी। पूरी अभी तक की 56 के मध्य प्रदेश के बनने के बाद अगर आंकड़ा देखें तो 6% से ज़्यादा अधिकारियों का चयन मध्य प्रदेश से इस वर्ष होना ये बताता है कि हमारी मध्य प्रदेश की तेज़ गति से बढ़ने वाली सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी प्रतिभाएं भी अपने देश में पहचान बना रही है। सरकार IAS, IPS और बाकी एग्ज़ाम की भी कोचिंग भी निःशुल्क कराती है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे ताकि अधिकांश हमारे अच्छे टैलेंट इससे निकले। मेरी अपनी ओर से बधाई। मेरा यही मानना है कि देखो, असफलता जो होती है उसको असफलता के रूप में ना लें, उसको सीख के रूप में लें। मेरे पिछले शुरुआत के 3 प्रयासों में प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, तो मैंने सीखा उससे कि हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अपनी रणनीति में, कैसे प्रीलिम्स को बेटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू में फंस गया, कभी मेंस में फंस गया। तो आप हर विफलता से सीखो और लगे रहो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के तहत 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के भी 6 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें कटनी, साउथ और श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी, ओरछा शामिल हैं। इन स्टेशनों को 88 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। इन तमाम स्टेशनों का सौंदर्य, सुविधा, संस्कृति तीनों को इसमें समन्वय इसमें किया गया। इन स्टेशनों में भव्य प्रवेश द्वार, हाई मार्क लाइटिंग, आधुनिक वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच, इंडिकेशन सिस्टम और जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी लगाया गया है। इन स्टेशन की अगर बात की जाए तो इसमें लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर बनी फिल्म फुले पर अब सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस ने फुले फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है। जबलपुर में कांग्रेस गुरुवार को फुले फिल्म के सभी शो बुक करके जनता को मुफ्त में दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री किए जाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को फिल्मों पर सियासत न करने की नसीहत दे रही है। दरअसल ज्योतिबा फुले ने कहा था कि हमारा देश एक भावुक देश है, यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि ज्योतिबा फुले की ये भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने फुले फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है। महात्मा ज्योतिराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले पर एक फिल्म बनी है, जिसमें समानता का एक बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है। उस फिल्म की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। उस फिल्म को आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वो समाज में एक संदेश दे रही है, वह एक धर्मनिरपेक्षता का संदेश दे रही है वह फिल्म। उस फिल्म को आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे, लेकिन आप उस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे जो सांप्रदायिकता फैलाती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भेदभाव की स्थिति है, और समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो टैक्स फ्री किए हैं वो जनता की डिमांड और जनता के उस पर किया है। इसलिए ये कांग्रेस इस समय हर चीज़ को विरोध की दृष्टि से देखती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कोई भेदभाव हो रहा है। उज्जैन से, जहां पर पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंधित यहां पे संभावित संबंधों को लेकर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में जांच को तेज कर दिया है। पुलिस ने SIT का गठन करते हुए 5 सदस्यीय टीम को हरियाणा के हिसार भेजा। ज्योति से सीधे पूछताछ की जाएगी। ASP नीतीश भार्गव ने बताया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियों पर पुलिस को संदेह है। उज्जैन से हमने 5 लोगों की टीम भेजी है। इसमें महिला पुलिस बल भी है। कुछ मीडिया माध्यम से सूचना मिली थी कि ज्योति मल्होत्रा का मूवमेंट कभी किसी समय उज्जैन रहा होगा। हम लोग जस्ट उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मूवमेंट के समय उसने कहाँ मूवमेंट किया था, कहाँ रुकी थी, कहाँ ठहरी थी, किन किन लोगों से बात किया था, क्या क्या ट्रेल्स यहाँ से लेके गई है, उस बारे में विस्तृत पूछताछ के लिए हम लोगों ने टीम यहाँ से रवाना की। दमोह जिले से एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और ये गंभीर मामला है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा के रख दिया। जिले के आधार कार्ड सेंटर ऑपरेटर की IG को बाईपास करते हुए विभिन्न जिलों और राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया। आशंका है कि देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के लिए आधार कार्ड बनाए गए। इस पूरे मामले में कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे को दर्ज किया गया। देखिए, सागर में तेज हवा में मकान के छप्पर के साथ बच्चे भी उड़ गए। वीडियो देखिए जरा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये बच्चे काफी ऊंचाई तक उड़े। घटना बंडा विकास खंड के गोरखुर्द ग्राम की बताई जाती है, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि बच्चों को ज्यादा चोट तो नहीं आई, दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इस आंधी तूफान में घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
तो ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। बंडा में ये खौफनाक तूफान था और ये खौफनाक तूफान जिस वक्त आया वो एक घर की बर्बादी की वजह बन गया। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, क्योंकि सवाल आपका है।